अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आइंदा पेशी पर इस्तगासा की तरफ से 3 गवाह पेश किए गए और उनमें से एक गवाह का नाम था कदीर खान। कदीर खान की उम्र 40 साल थी। वो दरमियाने कद काट और आमसी शक्ल सूरत का मालिक था। जब वो बयान हल्फी देकर फारिग हुआ तो वकील इस्तगासा ने इसे घेर लिया। खान साहब, उसने गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी मुलजिम से कब आखिरी बार मुलाकात हुई थी? इसके बाप की वफात के 2-3 दिन बाद, गवाह ने जवाब दिया। शायद वो मार्च की 10 तारीख थी। 10 मार्च को मुलजिम ने आपके सामने मकतूल के खिलाफ जहर उगला और 14 मार्च को उसने मकतूल की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने वकील इस्तगासा की बात पूरी होने से पहले बाआवाज़ बुलंद कहा। जब तक इस केस का मेरे मुवक्किल के खिलाफ फैसला नहीं हो जाता, यानी इस अदालत में इसे कातिल साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो मुलजिम है। इसे मुजरिम समझ लेना एक संगीन गलती होगी। मेरे फाजिल दोस्त अपने गवाह को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने 14 मार्च को अपने मुखिया की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया, यानी वो करीम बख्श का कातिल है। वकील सरकार का ये अमल इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड, जज ने ठोस अंदाज में कहा, फिर इन अल्फाज में मजीद इजाफा कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुलजिम और मुजरिम के फ़र्क को बरकरार रखते हुए गवाह पर जिरह जारी रखे। मुलजिम ने आपसे किस किस्म की मनफी बातें की थीं? वकील इस्तगासा ने अपने सवाल को नहायत ही होशियारी से घुमाते हुए कहा, जिसके 2-3 रोज़ बाद मकतूल अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। मैं मुलजिम से अक्सर फल खरीद लिया करता था, गवाह वजाहत करते हुए बोला। जब मैंने इसे बेहद उदास और अफसरदा देखा तो इसकी अफसरदगी का सबब पूछ लिया। तब मुझे पता चला कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। मैंने हमदर्दी के चंद जुमले बोले तो ये फट पड़ा। फिर इसने मुझे अपनी कहानी सुना दी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मुलजिम का दावा था कि मुखिया के गलत फैसले ने इसके बाप की जान ली है। जब से इन लोगों ने बस्ती को छोड़ा, इसका बाप बहुत बेचैन और परेशान था। वो रातों को सोते से उठकर चीखने और चिल्लाने लगता था। उसकी ज़बान पर बस एक ही नाम होता था, करीम बख्श, जिसके फैसले ने इन्हें बस्ती और बिरादरी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बिरादरी और वो बस्ती मुलजिम के बाप की जिंदगी थी। मुखिया ने गोया इसके बाप की जिंदगी छीन ली थी, लिहाजा वो भी मुखिया को जिंदा नहीं देख सकता। मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अपने बाप के कातिल मुखिया करीम बख्श को मौत की नींद सुला दूंगा। ये थे मुलजिम के अल्फाज, जो मैंने मिनोअन आपके सामने दोहरा दिए हैं। 10 मार्च की दोपहर मुलजिम ने इस्तगासा के गवाह कदीर खान के सामने अपनी बिरादरी के मुखिया करीम बख्श को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया था और 14 मार्च की सपहर मकतूल अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वकील इस्तगासा ने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए ठोस अंदाज में कहा, 14 मार्च की सपहर ही को बस्ती के एक शख्स फारूक हसन ने मुलजिम को मकतूल के कमरे से निकलते देखा। उसके बाद तो सूरत हाल रोज़े रोशन के मानिंद आया हो जाती है। जनाबे अली, फिर वो मेरी जानिब मुड़ा और खुरदुरे लहजे में कहा, योर विटनेस। अपनी बारी आने पर मैंने इस्तगासा के गवाह कदीर खान पर नपी तुली और मुख्तसर सी जिरह की। मैंने विटनेस बॉक्स के नज़दीक जाकर आम से लहजे में सवाल किया, कदीर खान, यकीनन आप मुलजिम की बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते? बिल्कुल नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, आपका तसव्वुर कितना मजबूत है? मैं समझा नहीं वकील साहब, वो उलझन सदा लहजे में बोला। मतलब ये कि मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, क्या आप चंद लम्हात के लिए ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त आप कमरा अदालत में नहीं बल्कि किसी बस स्टॉप या किसी रेस्टोरेंट में मुझसे बातचीत कर रहे हैं? यानी थोड़ी देर के लिए आपने खुद को यहाँ की बजाय किसी और जगह पर फर्ज करना है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ तो करें प्लीज़, मैंने ज़ोर देकर कहा। चंद लम्हात के लिए आप खुद को मुलजिम की जगह पर रखकर सोचें। आपकी बिरादरी का मुखिया एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में आपकी फैमिली को पूरी तरह जलील और रुस्वा करके बस्ती और बिरादरी से हमेशा के लिए बेदखल और लाताल्लुक़ कर देता है। इस जिल्लतआमेज़ सदमे को बर्दाश्त न करते हुए आपका बूढ़ा बाप ज़िंदगी की बाजी हार जाता है तो इन अज़ियतनाक हालात के ज़िम्मेदार शख्स
یعنی مکھیا کے لیے آپ کے دل و دماغ میں کس قسم کے احساس و جذبات ہوں گے؟ کیا آپ اپنی تباہی و بربادی کے مرکزی کردار اس مکھیا کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے یا اس کے خلاف زہر اگل کر اپنے اندر کا غبار دھوتے رہیں گے؟ پھولوں کا ہار تو ہرگز نہیں پہناؤں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ تو گویا آپ بھی ملزم کی طرح اپنا من کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مکھیا کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ لیکن وہ کتے کلامی کرتے ہوئے بولا۔ ملزم زبانی کلامی اپنے مکھیا کی برائی کرنے تک محدود نہیں رہا، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس نے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار کر انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا۔ خان صاحب، میں نے اس تقاضا کے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مقتول کی گردن پر چھری چلاتے دیکھا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وقوعہ کے وقت بستی کے کسی شخص نے ملزم کو مقتول کے کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ آپ نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں دفن ہونا ہے یا بستی کے اس بندے کی قبر میں جس نے میرے موکل کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ ظاہر ہے جناب، ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں دفن ہوتا ہے، وہ عجیب سی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر آپ اپنے مشاہدے اور تجربے تک ہی محدود رہیں، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ مذکورہ عینی شاہد جب آپ کی جگہ اس کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوگا تو اس کی مزاج پرسی بھی کر لی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ اس تقاضا کی طرف سے اگلا گواہ ایک عامل بابا تھا، وہی شخص جس کے تعارف میں نے جامع البیان کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ اس تقاضا کے گواہ کی فہرست میں مرد مذکور کا باقاعدہ کوئی نام درج نہیں تھا، اسے ہر جگہ قبلہ کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا کہ ایک مقام پر قبلہ جناب بھی لکھا گیا تھا۔ اس کی وضع قطعی تعویذ گنڈے اور دیگر عملیات کرنے والے افراد ایسی تھی۔ قبلہ جناب نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ وکیل مخالف اپنے اس گواہ کا بہت زیادہ احترام کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں گہری عقیدت جھلکتی تھی۔ جب اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جرح کا آغاز کیا تو اس کی آواز میں بھی گواہ کے لیے عزت پائی جاتی تھی۔ آپ اس لڑکے کو تو اچھی طرح جانتے ہیں نا بابا؟ ہم اپنے پاس آنے والے ہر ضرورت مند کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں وکیل صاحب، وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ملزم کو گھورتے ہوئے بولا۔ یہ جوان 2 مرتبہ میرے پاس آیا تھا اور دونوں ہی مرتبہ غلط مقصد سے۔ میں نے اس کی نیت کے فطور کو پڑھ لیا تھا۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ ملزم اپنی کون سی حاجات کو روا کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ قبلہ جناب نے ایک بار پھر اپنی خونی آنکھوں سے ملزم کا جائزہ لیا۔ قبلہ جناب کی آنکھیں اپنی سرخی سے اس بات کا پتہ دیتی تھیں کہ یا تو وہ کئی رات سے سویا نہیں تھا اور یا پھر اس نے جہاز روانہ کیا ہوا تھا۔ وہ کسی ایسے تیز نشے کا عادی تھا جس نے اس کے بلڈ پریشر کو بڑھا کر آنکھوں میں لالی بھر دی تھی۔ پہلی دفعہ یہ تسخیر محبوب کی خاطر مجھ سے ملنے آیا تھا، قبلہ جناب نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا۔ اسے جیا نامی بستی کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر جیا اسے بالکل گھانس نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے لڑکی کا نام میں والدہ اپنے پاس نوٹ کر لیا اور سائل کی حاجت روائی کے لیے خاص عمل کر دیا۔ میرے عمل نے اثر دکھایا اور چند روز بعد ہی جیا نے اسے اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس کے لیے وہ سنہری موقع تھا کہ اپنے دل کی بات لڑکی سے کہہ دے، لیکن یہ گدھا تو کچھ زیادہ ہی جلد باز نکلا۔ اس نے پیار محبت کی کوئی بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال دیا۔ میرا عمل جس کام کو آسان بنا رہا تھا، اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر پلک جھپکتے میں اسے مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا۔ اس نابکار نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور خود بھی ذلت اٹھائی۔ اس نالائق کی بیہودہ حرکت کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ قبلہ جناب نے اپنی بات مکمل کی تو وکیل استغاثہ نے کہا، یہ تو آپ نے ملزم کی پہلی حماقت کا احوال بیان کیا ہے۔ دوسری بار ملزم کب اور کس مقصد سے آپ کے پاس آیا تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں کو برادری والوں نے بستی سے بے دخل کر کے خود سے لا تعلق کر دیا تھا، قبلہ جناب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس وقت یہ غم و غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اس پر ایک ہی دھن سوار تھی، انتقام اور بس بھیانک انتقام۔
یہ मुखिया करीम बख्श को इबरतनाक मौत से दो चार करने का ख़्वाहां था। इसने मुझसे कहा कि मैं कोई ऐसा अमल करूं कि मुखिया तड़प तड़प कर खून थूकते हुए हलाक हो जाए। मैं करीम बख्श को अजियतनाक मौत मरते देखना चाहता हूँ। मैंने साफ इनकार कर दिया और इस पर वाज़ेह कर दिया कि मैं इंसान की मौत का खेल नहीं खेलता। इसके सिवा जो भी काम है मुझे बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। ये मेरे जवाब से खासा मायूस हुआ और पैर पटक कर वापस चला गया। मैं आपको बताना भूल गया कि इस लड़के से मेरी एक सरसरी सी मुलाकात भी हुई थी, मगर चंद सेकंड के लिए, और वो भी सरे राह। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं एक मज़ार पर फातिहा खानी करके वापस आ रहा था। ये मुझे सामने से आता दिखाई दिया। इसने मुझे वाजबी से सलाम किया तो मैंने इखलाकन पूछ लिया, तुम्हारे क्या हाल हैं? हाल और हालात बस से बदतरीन हो चुके हैं। इसने संगीन लहजे में जवाब दिया, मुखिया के फैसले का जहर मेरे बाप की जिंदगी चाट गया है। आपने तो कुछ किया नहीं, अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। इसकी बातों से मुझे खतरे की बू महसूस हुई। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। आखिर तुमने क्या करने का सोचा है? आपको बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, इसने सनसनीखेज लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। मैंने बहुत सोचा कि इस बात से इसका मतलब क्या था, लेकिन मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। फिर जब मैंने मुखिया के कत्ल के बारे में सुना तो सूरत हाल रोज़े रोशन की मानिंद अयां हो गई। जनाबे अली, वकील इस्तगासा अपने गवाह को कटहरे में खड़ा छोड़कर जज से मुखातिब होते हुए करारी आवाज़ में बोला, मकतूल से मुलजिम की नफरत के कई सबूत मोअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। मुलजिम ने इस्तगासा के गवाह कदीर खान के सामने इस आज़म का इजहार किया था कि ये अपने बाप की मौत और इन सब की बेइज्जती के ज़िम्मेदार मुखिया करीम बख्श को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस मकसद के हुसूल के लिए ये किबला जनाब के पास भी पहुंचा ताकि ये कोई ऐसा मोहलिक अमल करें जिससे मुखिया की मौत वाक़ हो जाए। मुलजिम की मकतूल की मौत की आरज़ू अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। ये केस दर हकीकत एक ऐसी सच्ची कहानी है जो मुलजिम की हविसनाक झूठी मोहब्बत में नाकामी से शुरू होकर मुखिया करीम बख्श की भयानक मौत पर ख़त्म होती है। मुलजिम अपनी हसरतों के मज़ार पर बैठकर इंतकाम की आग को सर्द करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान में उसने अपनी मौत के परवाने पर भी दस्तखत कर दिए हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं गवाह से कोई इस्तफसार करने से पेशतर अपने फाजिल दोस्त से एक मासूम सा सवाल करना चाहता हूँ, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। अगर अदालत को कोई एतराज़ ना हो तो। नो ऑब्जेक्शन, जज ने ठोस अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए पूछा, मेरे मुवक्किल ने अपनी मौत के परवाने पर किस हाथ से दस्तखत किए हैं? ये कैसा सवाल है? वो भड़क उठा। मैंने तो वो बात मुहावरतन की थी या फिर ज़रबुल मसल, इससे मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है माय डियर काउंसलर। मैंने तो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे तो आप सिर्फ ये बता दें कि मुलजिम ने अपने डेथ वारंट पर लेफ्ट हैंड से साइन किए थे या राइट हैंड से? लेफ्ट हो या राइट? वो बरहमी से बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेफ्ट और राइट में 180 दर्जे का फ़र्क होता है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। यानी बादुल मशरक़ैन, पूरब और पश्चिम की दूरी, बहुत ज़्यादा फासला, बहुत ज़्यादा फ़र्क। पता नहीं आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो बेजारी से बोला। जिस तरह किबला बकौल जनाब मुलजिम ने इनसे कहा था आपको बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपसे फ़िलहाल यही अर्ज़ कर सकता हूँ, मैंने वकील इस्तगासा के चेहरे पर निगाहगार का सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेफ्ट और राइट किसी तौर ज़िंदगी और मौत की बिसात बिछाते हैं, ये आपको इस केस का फैसला होने से पहले पहले मालूम हो जाएगा। मेरी इस मुबहम और सनसनीखेज़ गुफ्तगू ने वकील इस्तगासा के दिलो दिमाग पर क्या असरात मुरतब किए, मैं इसकी परवाह किए बग़ैर किबला जनाब की जानिब मुतवज्जा हो गया। इसके बाद मैंने बड़ी फ़ख्री टाइप की जिरह का आगाज़ कर दिया। हज़रत, मैंने गवाह की तरफ देखते हुए मसनूई एहतराम के साथ कहा, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और इस इज्जत अफजाई का एक ज़िंदा मुजाहरा तो मैंने अभी इस अदालत में देखा है, जब वकील इस्तगासा जिरह के दौरान आपके सामने झुके और बिछे जा रहे थे। लिहाजा अगर सवालात करते वक्त
अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत से नवाज रखा है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, हमें यकीन है कि आप भी बहुत जल्द हमारे इरादतमंदों में शुमार होने लगेंगे। मैंने इस्तगासा के इस गवाह पर अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी और इस काम के लिए मुझे अपने एक दोस्त से भी मदद लेना पड़ी थी, जो एक ज़रूरतमंद के भेस में किबला जनाब से मिलने गया था। बहरहाल वो इस शातिर इंसान से निमटने के लिए मैंने बड़ी जामे मनसूबाबंदी कर रखी थी। किबला जनाब ने अपनी बात के इख्तिताम पर जिस यकीन का इजहार किया था, इसके जवाब में मेरे जहन ने सिर्फ इतना कहा, नो वे। मैंने जहन की बात को मनोअन इस तक पहुँचाने के बजाय जल्दी से कहा, जी जी बिल्कुल, मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे सवालात करते वक्त अगर मुझसे कोई बेअदबी या गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं शामिल बाबा के साथ जो हाथ करने वाला था, ये सारा माहौल इसी मौके के लिए बना रहा था। मेरी बात के जवाब में उसने बेपरवाही से कहा, इन वकील साहब को जो ठीक लगा वो उन्होंने हमसे पूछ लिया। आपको जो मुनासिब महसूस हो पूछ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम तो कानून की मदद करने यहाँ आए हैं। ठीक हो गया जनाब, मैंने अपनी जिरा को पहले गियर में डालते हुए कहा। आपने वकील इस्तगासा को बताया है? मेरा मतलब है कि वकील सरकार के तवस्सुत से मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि मुल्ज़िम की आपसे 3 मरतबा मुलाकात हुई थी, 2 बार आपके ठिकाने पर और 1 दफ़ा सरे राह चलते हुए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? वजह फरमाया आपने। वो अपनी खून आलूद आंखों से मुझे देखते हुए बोला, यह हमारे आस्ताने पे 2 बार अपने काम से आया था और तीसरी मरतबा हमारा मिलना इत्तफाकन था। हमने इसकी तफसील बता दी है। मैं बेहद अदब के साथ आपके अल्फाज दोहराने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने मादिल अंदाज में कहा, ये जवान 2 मरतबा मेरे पास आया था और दोनों ही मरतबा गलत मकसद से। मैंने इसके नीयत के फतूर को पढ़ लिया था। बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वह उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, हमने यही कहा था। आपके इस कहे पर मुझे 2 अहम सवालात करने हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, सवाल नंबर 1, मैंने तो यही सुना और पढ़ा है कि नीयत का हाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है। फिर आपने मुल्ज़िम की नीयत के फतूर को कैसे पढ़ लिया? वकील साहब, आपकी मालूमात अधूरी और नाकिस हैं। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, यह दुरुस्त है कि इंसान के दिल का हाल और नीयत का अहवाल अल्लाह को मालूम होता है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो अपने किसी बरगुज़ीदा बंदे को भी इन मामलात पर दस्तरस अता कर देता है। हम इस हवाले से खासे खुशकिस्मत साबित हुए हैं। गोया आप एक साहिब तसर्रुफ़ इंसान हैं। आप हमारे तसर्रुफ़ और ताकत को छोड़ें वकील साहब, वो अजीब से लहजे में बोला। अपना दूसरा सवाल सामने लाएं। जो हुक्म किबला जनाब, मैंने मसनूई अदब की अदाकारी जारी रखते हुए कहा। मुल्ज़िम आपके आस्थाने पर 2 मरतबा गलत मकसद से हाजिर हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आप ही ने ऐसा बयान फरमाया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, आपने पहली बार मुल्ज़िम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई ज़ूद असर अमल किया, लेकिन दूसरी मरतबा इसका काम करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किबला जनाब, जबकि आपके बकौल दोनों दफ़ा इसका मकसद गलत था? गलत और सही के भी कई दर्जे होते हैं वकील साहब, वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। मुल्ज़िम की दोनों हाजात ही गलत थीं, लेकिन पहली हाजत के मुताबिक वो जिया को अपना बनाना चाहता था। इसकी मोहब्बत को देखते हुए हमने मदद की, मगर दूसरी हाजत एक शख्स की जान लेने से मुतालिक थी, इसलिए हमने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, हम मुल्ज़िम की दूसरी ख्वाहिश और आपके सरीहे इनकार को फ़िलहाल एक तरफ रखकर ख्वाहिश नंबर 1 पर फोकस करते हैं। मैंने इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए कहा, आपने तो मुल्ज़िम की नीयत के फतूर को साफ साफ पढ़ लिया था। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इसकी मोहब्बत मसनूई है। ये अपनी हविस की तकमील के लिए जिया को हासिल करना चाहता है। आपका अमल बकौल आपके इनकलाबी असर दिखा रहा था। फिर क्यों और कैसे इस नालायक और नापकान ने आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया? अगर आपने मोहब्बत की बुनियाद पर मुल्ज़िम की मदद की थी तो मौका मिलते ही मुल्ज़िम की मोहब्बत हविस में कैसे बदल गई?
आप इंसान की नीयत को पढ़ने के दावेदार हैं, फिर आपको मुल्जिम की नीयत में शामिल खोट नज़र क्यों नहीं आई? वो नहायती अय्यार और मजा हुआ आमिल बाबा था। मेरे एतराज़ात को उसने बड़े तहम्मुल से सुना, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, वकील साहब, हमने खुदाई का दावा नहीं किया। आपकी तरह हम भी अल्लाह के एक बंदे हैं और बंदा बशर तो खता का पुतला है जनाब, हमसे भी गलती हो सकती है। आप ये भी तो देखें कि जब मुल्जिम दोबारा हमारे पास मुखिया करीम बख्श की इबरतनाक मौत के लिए अमल कराने आया तो हमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया था। अब वक्त आ गया था कि मैं किबला जनाब की झूठी बुजुर्गी और गलीज अजाइम का भांडा फोड़ डालूं। होल्ड अप काफ़ी हो गया था। ड्रॉप सीन अपनी बारी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने जिरा को एक नए जाविये पर डालते हुए गवाह से पूछा, हजरत, आपका नाम क्या है? ये किस तरह का सवाल है? वो चटक कर बोला, लोग हमें किबला जनाब कहकर पुकारते हैं और यही हमारा नाम है। जो लोग आपको किबला जनाब कहकर पुकारते हैं वो सब आपके अकीदतमंद हैं और अभी तक आपकी ये पेशगोई पूरी नहीं हुई कि बहुत जल्द मैं भी आपके इरादतमंदों में शुमार होने लगूंगा। मैंने दानिस्ता रुक कर वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुझे कोफ्त भरी उलझन नजर आई। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर दोबारा गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैं आपका वो नाम जानना चाहता हूँ जो पैदाइश के वक्त आपके वालिदैन ने रखा था और जो आपके शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है। मेरे इस कड़े इस्तफसार पर आमिल बाबा जुज़बुज़ होकर रह गया। इस नाजुक मौके पर वकील इस्तग़ासा फौरन उसकी मदद को लपका। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सरकार की तेज़ आवाज़ कमरा अदालत में गूंजी। इस वक्त अदालत में करीम बख्श मर्डर केस की समाअत जारी है और मेरे फाजिल दोस्त इस्तग़ासा के गवाह के नाम पर अटक कर रह गए हैं। मौसूफ की यह हरकत गैर ज़रूरी होने के साथ ही अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के भी मुतरादिफ है। मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि डिफेंस को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने से रोका जाए। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, क्या इस्तग़ासा के गवाह का पैदाइशी नाम ज़ेर समाअत केस से किसी किस्म का ताल्लुक़ रखता है? एक तरह से हाँ, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। वैसे भी किसी शख्स से उसका असली नाम पूछना कोई बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी नहीं है और ना ही किसी नौइयत का संगीन जुर्म। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वकील सरकार मेरी इस कोशिश को गैर ज़रूरी और वक्त की बर्बादी साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं। और जहाँ तक मेरे अटक कर रह जाने की बात है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके नापसंदीदा नज़र से वकील इस्तग़ासा को देखा, फिर अपना बयान मुकम्मल करते हुए कहा, इस्तग़ासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह का असली नाम पूछने से पहले भी मैंने इनसे कई एक सवाल किए हैं और इसके बाद भी मैं इन्हें बख्शने वाला हरगिज़ नहीं हूँ। तो बताया जाए कि मैं कहाँ पर अटक कर रह गया हूँ। जनाब आली, इस्तग़ासा के गवाह किबला जनाब अदालत को ये बताने आए थे कि वकील इस्तग़ासा वकालती ज़ोर आजमाई करते हुए बोला, नंबर 1, मुल्ज़िम जिया को हासिल करने के लिए अमलियात का सहारा लेने इनके पास पहुँचा था। यानी 8 फरवरी की सपहर बस्ती के एक घर में जो वाक़या रूनुमा हुआ, इसमें जिया की किसी मनसूबाबंदी का दखल नहीं था, बल्कि इस मजबूर लड़की ने तो इस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। नंबर 2, मुल्ज़िम मकतूल को दर्दनाक मौत से दो चार करने के लिए किसी मुजर्रिब अमल का ख़्वाहां था। नंबर 3, मुल्ज़िम ने गवाह पर वाज़े कर दिया था कि गवाह ने जिस काम से इनकार किया, इसी काम को वो बहुत जल्द अपने हाथों से अंजाम देगा। ये मुल्ज़िम की जानिब से मकतूल को कत्ल करने की खुली धमकी थी। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, किबला जनाब ने हकीकत हाल मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रख दी है, यानी इनका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद इनसे किसी सवाल की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती और ये असली और नकली नाम की बहस तो इंतहाई बचकाना बल्कि अहमकाना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज ने वकील इस्तग़ासा की दादरसी करते हुए कहा, फिर मुझसे मुखातिब होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब, आप गवाह के नाम को ज़ेर बहस लाए बगैर जिरा को जारी रख सकते हैं। वकील इस्तग़ासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे उसने सोमनाथ का मंदिर फतेह कर लिया हो। मैंने जज की बात के जवाब में कहा, ऑल राइट योर ऑनर, मैंने अपने रिकॉर्ड में इस्तग़ासा के इस गवाह का नाम किबला जनाब फ्रीज कर दिया है। अब मैं इन्हें इसी नाम से पुकारूं और सुनूंगा। अगर आइंदा 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपना ये नाम तब्दील करने की कोई कोशिश की
तो मैं और ये अदालत इसे बातिल समझेगी। मेरी इस अजीब व गरीब बात पर जज ने मुझे मायना खेज अंदाज में देखा। किबला जनाब के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और वकील इस्तगासा उलझन का शिकार नजर आया। मैंने सबको नज़रअंदाज करके गवाह से इस्तफसार किया, क्या ये दुरुस्त है कि आप लोगों के कब्ज़े में मुवक्किलात वगैरह होते हैं जिनसे आप मुख्तलिफ नौइयत के काम लेते हैं? यह एक हकीकत है, किबला जनाब ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, लेकिन आपके और हमारे मुवक्किलात में बहुत फ़र्क होता है वकील साहब। उसने आखिरी जुमला कुछ इस अंदाज से अदा किया था कि मैं पूछे बिना न रह सका। मसलन कैसा फ़र्क? आप अपने मुवक्किलात के काम के लिए भागते दौड़ते दिखाई देते हैं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जबकि हमारे मुवक्किलात हमारे हुक्म की तामील में दौड़े लगाते नजर आते हैं। ज़बरदस्त, आई इम्प्रेस, मैंने मुतासिर अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आप लोग रूठे हुए मन जाएंगे, बिछड़े हुए मिल जाएंगे, संगदिल से संगदिल महबूब आपके कदमों में, जैसे मुश्किल और नामुमकिन काम इन्हीं मुवक्किलात के ज़रिए करवाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरे फेंके हुए जाल में कदम डालते हुए ठोस लहजे में बोला। फिर टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया, वकील साहब, आपकी दिलचस्पी को देखकर तो यही लगता है कि आपकी कोई गोट कहीं फंसी हुई है ना? मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतज़ब्ज़ब लहजे में जवाब दिया, आपका अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। काफ़ी हद तक का क्या मतलब हुआ? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा कि फंसी हुई गोट मेरी नहीं, बल्कि मेरे एक शराबी और निकम्मे दोस्त नासिर हुसैन की है। मैंने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में कहा। वह हशाश बशाश लहजे में पूछने लगा, केस क्या है? किबला जनाब ये भूल गया था कि वो इस वक्त अपने आस्थाने में नहीं, बल्कि एक अदालत के विटनेस बॉक्स में खड़ा इस्तगासा की जानिब से गवाही दे रहा है। मैंने इसे भूला ही रहने दिया और कहा, केस मोहब्बत का है जनाब। नासिर हुसैन को एक लड़की से इश्क हो गया है, लेकिन वो लड़की नासिर की जानिब ज़रा सा भी माइल नहीं है। हम माइल कर देंगे, किबला जनाब बड़े एतमाद से बोला। 20,000 खर्च होंगे। ऐसा अमल करूँगा कि 3 दिन के अंदर वो लड़की खुद आपके दोस्त की खिदमत में हाजिर होकर इजहार मोहब्बत करेगी। ये तो कमाल हो जाएगा, मैंने किबला जनाब से मुतासिर होने की मसनूई अदाकारी करते हुए कहा। नासिर हुसैन के लिए 20,000 रुपये ऐसे हैं जैसे मूंगफली का एक दाना। मैं आज शाम ही में नासिर को आपके आस्थाने पर भेजूंगा, मगर आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कैसी दरख्वास्त वकील साहब? वो इस्तरारी लहजे में बोला, आप खुलकर बताएं। इस वक्त कमरा अदालत में मेरे और इस्तगासा के गवाह के दरमियान जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी, उसका ज़ेर समाअत के से दूर का भी वास्ता नहीं था, लेकिन ये मौजू इतना दिलचस्प था कि जज या वकील इस्तगासा ने किसी तरह की मुदाखलत की ज़रूरत महसूस नहीं की। बाकी बच्चे हाज़रीन तो ये सब उनके लिए किसी तफरीह से कम नहीं था। मैं चाहता हूँ कि, मैंने मादिल अंदाज में कहा, आप लड़के और लड़की के क्वाइफ मुझसे अभी ले लें, ताकि शाम में जब नासिर आपके आस्थाने पर 20,000 रुपये के साथ आए तो तब तक आप उसका हिसाब वगैरह चेक कर चुके हों। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी से बोला। अगर एक कागज़ और कलम मिल जाए तो मैं अभी नोट कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको मुहैया कर रहा हूँ, मैंने अपना बैग खोलते हुए सरसरी अंदाज में कहा। आप बिस्मिल्लाह के लिए तैयार हो जाइए। किबला जनाब आज शाम 20,000 रुपये की मुतवक्का आमद के ख्याल से इतना खुश और पुरजोश हो गया था कि एक लम्हे के लिए भी उसने ये सोचने की जहमत नहीं की कि कहीं मैं इसे मामू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। जब मैं रफ पैड और कलम उसे थमा चुका तो वह सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जी वकील साहब। लड़के का नाम नासिर हुसैन मैंने बताया, वालिदा का नाम ज़ेबुन्निसा और वालिद का नाम आफ्ताब हुसैन। वालिद के नाम की ज़रूरत नहीं है, वो किते कलामी करते हुए बोला। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, लेकिन मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। चलें ठीक है, आपकी रख लेते हैं, वो बेपरवाही से बोला। अब इस लड़की के क्वाइफ भी नोट करवा दें। लड़की का नाम शगुफ्ता उर्फ गुड़िया, वालिदा का नाम बिल्किस बेगम और वालिद का नाम इमदाद अली। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे शराबी दोस्त की तरफ कभी माइल नहीं करूँगा। तुमने ऐसा सोचने की जुर्रत भी कैसे की? मगर शगुफ्ता तो इमदाद अली की बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। बिल्किस मेरी बीवी है, मैं नहीं मानता,
में ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, आपका नाम तो किबला जनाब है, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करो। वो धमकी आमेज लहजे में बोला, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। पहले नहीं था, मगर अब बखूबी अंदाजा हो गया है। तुम्हारी ताकत का नहीं, बल्कि तुम्हारी औकात का। मैंने इस्तगासा के गवाह को आईना दिखाते हुए तंजिया लहजे में कहा, जिया भी किसी बाप की बेटी थी, मगर उसे मुलजिम की जानिब माइल करने के लिए तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। तुम्हारा शुमार उन लोगों में होता है जिनकी गैरत सिर्फ अपने खून के लिए जोश मारती है, दूसरों का खून तफरी और जरिया आमदनी के लिए होता है। वैसे मुलजिम और जिया वाला वाकया भी तुमने किसी के बेहद इसरार पर सुनाया है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वकील के बच्चे, वो गुस्सीले लहजे में बोला, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जब किसी की गर्दन तोड़ दी जाए तो शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गैर मुतज़लज़ल लहजे में कहा, गोया तुम भरी अदालत में मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो। इसे सिर्फ धमकी ही नहीं समझना, तेज की शिद्दत ने उसके हवास का सवा सत्यानाश मार डाला था। वो मुंह से कफ उड़ाते हुए बोला, जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, समझे तुम। वकील इस्तगासा की हालत दीदनी थी। वो मुसलसल अपने गवाह को इशारे कर रहा था कि वो इस लूज टॉक से बाज आ जाए, लेकिन मैंने किबला जनाब की पूंछ पर कुछ इस तरह से पाँव रख दिया था कि वो मुझे भस्म करने के इरादे से लगातार गोयाई उछल कूद का मुजाहरा कर रहा था, और ये यावागोई सरासर इसी के खिलाफ जा रही थी। ऑर्डर इन माई कोर्ट प्लीज। जज ने चौबी हथौड़े की ज़र्ब के साथ तहमाना अंदाज में कहा, ऑर्डर ऑर्डर।